नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, स्टैटिक जीके का चौथा पार्ट है। इसमें पहला प्रश्न है, मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने चलाया था। दोस्तों, जब ये रुपया और सिक्के की बात आती है तो सर्वप्रथम शेर शाह सूरी का नाम आता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो होगा शेर शाह सूरी। अब थोड़ा शेर शाह सूरी के बारे में देख लिया जाए। जैसा कि हम लोगों की आदत है, हम लोग सभी ऑप्शन को चेक करते हैं, लेकिन पहले जो राइट आंसर है उसको देख लिया जाए, शेर शाह को। तो शेर शाह सूरी 1540 में 1540 में कन्नौज के युद्ध में विजयी होने के बाद, कन्नौज के युद्ध में, किस युद्ध में, कन्नौज कन्नौज के युद्ध में, कन्नौज के युद्ध में कब, 1540, कन्नौज के युद्ध में 1540 में विजयी होने के बाद बिहार, दक्षिणी बिहार के शासक थे, उनका क्या नाम था। दक्षिणी बिहार के शासक थे, उनका नाम था बहार खान लोहानी। उनका नाम था बहार खान लोहानी। दक्षिणी बिहार के शासक थे, उनका नाम था बहार खान लोहानी। ने शेर शाह की उपाधि दी, शेर शाह सूरी की उपाधि दी। ठीक है, इसके पहले इनका क्या नाम था, इनका शेर खान नाम था। अब बचपन का क्या नाम था, फरीद खान था। ये सब प्रश्न आए हुए हैं, प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। बचपन का नाम फरीद खान था। उसी शासक ने, बिहार के ही शासक ने इनका नाम शेर खान रखा था। और बिहार के शासक ने कन्नौज युद्ध के बाद इनका नाम रख दिया था शेर शाह सूरी। तो ये तो हो गया इनके नाम के बारे में। अब आगे देखा जाए डिटेल्स, और क्या किया शेर शाह ने। शेर शाह ने मारवाड़ के युद्ध में, एक कथन आता है, एक कोट्स आता है, उस कोट्स को समझ लीजिए। उस कोट्स में शेर शाह ने कहा था, मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपना साम्राज्य खो दिया होता है। किस उद्देश्य से ये कहा था, अब उसको सुनिए। शेर शाह ने मारवाड़ के युद्ध में, शेर शाह ने मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य से, मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य से प्रभावित होकर, उनको जो राजपूत लोग थे इतनी वीरता के साथ लड़े थे, उससे प्रभावित होकर शेर शाह ने कहा कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपना साम्राज्य खो दिया होता। और शेर शाह की क्या है, शेर शाह ने क्या किया था, शेर शाह ने सड़क ए आजम का निर्माण कराया था। शेर शाह आजम का सड़क ए आजम का निर्माण कराया था, जिसको इस समय क्या बोला जाता है, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। ये कहाँ से कहाँ तक था, जीटी रोड जो है, जीटी रोड, ये सोनार गांव, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश बॉर्डर पर सोनार गांव, एक गांव था, सोनार गांव से लेकर के पेशावर मतलब पाकिस्तान तक था, पेशावर पाकिस्तान तक था। बहुत लंबा रोड था, अभी भी है। तो उस रोड का नाम क्या था, सड़क ए आजम, जो अभी नाम है जीटी रोड। और शेर शाह ने क्या किया था, बहुत लंबा हो जाता है, शेर शाह से प्रश्न बहुत अधिक आते हैं। तो शेर शाह ने रुपया का प्रचलन किया, जैसा कि आप लोग प्रश्न में देख रहे हैं। ऑलरेडी शेर शाह ने क्या किया, तो शेर शाह ने रुपया का प्रचलन किया, शेर शाह ने रुपया का प्रचलन किया। और किस टाइप के रुपए इन्होंने किया, इन्होंने शुद्ध सोने और चांदी के सिक्के चलवाए थे। कितने का, 178 ग्रेन का सिल्वर कॉइन, चांदी का सिक्का इन्होंने चलाया था, जिसे रुपया नाम दिया था। शेर शाह के समय में 23 टकसालें थी, 23 टकसालें थी। शेर शाह के समय में 23 टकसालें थी, जिस पर शेर शाह की फोटो बनी रहती थी। अब हम लोग देखा जाए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ए ऑप्शन में क्या दिया, ए ऑप्शन में हुमायूं दिया है। तो हुमायूं से जो क्वेश्चन आता है, इनकी बहन का नाम था गुलबदन बेगम। इनकी बहन का नाम था गुलबदन बेगम। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हुमायूं नामा एक किताब लिखा था, हुमायूं नामा, जिसमें क्या है, इसमें हुमायूं की आत्मकथा है।
तो हुमायूं की आत्मकथा को किसने लिखा था? इस हुमायूं की जो बहन थी गुलबदन बेगम, उन्होंने लिखा था। और आगे इन्होंने क्या किया है? हुमायूं का जो एक और क्वेश्चन आता है, चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध जो है 1500 चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था ये? हुमायूं और शेरशाह। उस समय इनका नाम शेर खान था। शेर खान के बीच हुआ था। और कौन इसमें पराजित हुआ था? इसमें हुमायूं पराजित हुआ था और जीते थे शेरशाह। चौसा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? हुमायूं। शेरशाह। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। इसमें विजयी हुए थे शेर खान उर्फ शेरशाह। अब हम लोग ऑप्शन नंबर बी को देखा जाए। ऑप्शन नंबर बी में अकबर से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में देखेंगे। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसको देखेंगे। अकबर ने क्या किया था? दीन ए इलाही दीन ए इलाही दीन ए इलाही नामक धर्म चलाया था, जिसमें क्या था? सभी धर्मों के बारे में था। सभी धर्मों से लेकर के ये धर्म बना था। सभी धर्मों की सद्भावना थी इसमें, भाईचारा था। और क्या किया था इन्होंने? इन्होंने किया था गुजरात से जब ये जीत कर आते हैं, गुजरात विजय करके आते हैं, तो फतेहपुर सिकरी का निर्माण करते हैं। फतेहपुर सिकरी का निर्माण करते हैं। फतेहपुर सिकरी कहाँ पर है? फतेहपुर सिकरी आगरा यूपी में है। ठीक है, फतेहपुर सिकरी कहाँ है? आगरा यूपी में। उसके बाद आते हैं जहांगीर। जहांगीर ने क्या किया था? जहांगीर के समय में मुगल चित्रकला जो थी, मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। मुगल के चित्रकला का स्वर्ण काल कब कहा जाता है? जहांगीर के काल को। और जहांगीर ने क्या किया था? जहांगीर ने न्याय की जंजीर स्थापित की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको नोट कर लीजिएगा। जहांगीर ने न्याय की जंजीर स्थापित की थी। कहाँ पे की थी? आगरा के किले में। आगरा के किले में न्याय की जंजीर स्थापित की थी। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? प्राचीन पत्तन पुहार किसके तट पर स्थित था? प्राचीन पत्तन पुहार के बारे में थोड़ा देख लिया जाए। बहुत ही ये ओल्ड क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साउथ इंडिया से आजकल हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं कंपटीशन एग्जाम में। पुहार का अर्थ होता है, जो पुहार है, पुहार का अर्थ होता है बंदरगाह। पुहार का अर्थ होता है बंदरगाह। बंदरगाह कहाँ होता है? बंदरगाह समुद्र और नदी के तट पर होता है। तो ये जो पुहार पत्तन जो बंदरगाह था, ये पुहार का मतलब बंदरगाह, तो पत्तन बंदरगाह जो था ये कावेरी नदी के तट पर था, दक्षिण भारत में। कावेरी नदी जो है दक्षिण भारत में है, उसी के तट पर था। तो इसे किसने बनवाया था? चोल शासक। जो दक्षिण भारत में चोल शासक होते थे, चोल शासन जो वंश चल रहा था, चोल वंश के कावेरी में चोल वंश के एक शासक थे, उनका नाम था करिकाल। चोल वंश के शासक थे करिकाल ने इसका निर्माण कराया था। किसका? पुत्तन बंदरगाह का। और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है? और इन्होंने क्या किया था कि श्रीलंका पे जो विजय प्राप्त किए थे चोल शासक, तो वहाँ के लोगों को बंदी बना के रखे थे। तो जो बंदी थे, वो बंदी ने ही इस बंदरगाह का निर्माण किया था, पत्तन पुहार का। ठीक है फ्रेंड, तब आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर, ये यहाँ पर किस 2 बार हो गया है, ये नहीं होगा, एक ही होगा। किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? इसमें देखिए बहुत कॉमन क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रिजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब थोड़ा महावीर स्वामी के बारे में देख लिया जाए। ज़्यादा हम लोग उनके बचपन का डिटेल्स नहीं देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट है महावीर स्वामी के बारे में बस उसको देखा जाएगा। अब देखिए, इनको 30 वर्ष की आयु में 30 वर्ष की आयु में 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिए थे, मतलब अपना घर छोड़ दिए थे। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिए थे और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद लगभग 42 की उम्र में 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 की उम्र में
रिजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे, किसके वृक्ष के नीचे, ये प्रश्न आता है। साल के वृक्ष के नीचे। गौतम बुद्ध को किसके नीचे प्राप्त हुई थी, किस वृक्ष के नीचे? उनको बोधि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और महावीर स्वामी को किसके नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? साल वृक्ष के नीचे। कहाँ पे? रिजुपालिका नदी के तट पर। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है गांधी जी के नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? गांधी जी के नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए में दिया है नमक कानून को निरस्त करना। बी में दिया है सरकार के सत्ता की कटौती, ये नहीं होगा। आम लोगों को आर्थिक राहत, ये भी नहीं होगा। भारत के लिए पूर्ण स्वराज, नमक कानून को निरस्त करना, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गांधी जी के नमक, देखिए नमक से ही पता चल रहा है कि ये नमक से रिलेटेड है। इसी को ही दांडी मार्च भी कहते हैं। नमक सत्याग्रह को और क्या नाम कहते हैं? दांडी मार्च। इंपॉर्टेंट है ये दांडी मार्च। दांडी मार्च नाम से ही क्वेश्चन ज्यादा बनता है। नमक सत्याग्रह से ये क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा घुमा के बच दिया है। इसको हम लोग थोड़ा सा देख लिया जाए कि नमक सत्याग्रह हुआ क्यों था। नमक सत्याग्रह इसलिए हुआ था कि जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश जो थे, वो नमक पर टैक्स लगाए थे। नमक पर टैक्स लगाए थे। उस टैक्स के विरोध में गांधी जी ने यह अनशन शुरू किया था। तो गांधी जी क्या किए थे? 78 सहयोगियों को साथ में लेकर के, अपने 78 साथियों को लिए थे। प्रश्न में आ जाता है ये 78 अपने सहयोगियों को साथ में लेकर के क्या करते हैं? ये साबरमती आश्रम से निकलते हैं। ये निकलते हैं 12 मार्च को। ये निकलते हैं गांधी जी 12 मार्च को 1930 में। ये डेट याद रखिएगा दांडी मार्च का। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से निकलते हैं। 240 किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं और कहाँ पहुँचते हैं? ये दांडी में जाके क्या करते हैं? नमक बनाते हैं। जब ये नमक बनाते हैं तो नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। यही दांडी मार्च का प्रमुख केंद्र है। यहाँ से गांधी जी ने क्या किया था? यहाँ से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। पूर्ण स्वराज की नहीं, यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। कहाँ से? दांडी मार्च से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो इसको एक बार और देख लिया जाए। नमक पे जो कानून लगाया था अंग्रेज लोग, उसके विरोध में गांधी जी 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को पैदल यात्रा शुरू करते हैं, जो 240 किलोमीटर की होती है। और फिर 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक बनाकर इस कानून का उल्लंघन किए थे। यहीं से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देख लिए हैं। अब आगे देखा जाए। आगे में दिया है मोटिवेशन लाइन। जी हाँ दोस्तों, मोटिवेशन लाइन बहुत ही अच्छा है। इसमें ये दिया है अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अपने पे विश्वास है, अपनी मेहनत पर विश्वास है, तो एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। अपनी असफलताओं से निराश ना हो। आपके कुछ ही कदम बस सफलताओं के लिए बचे हैं और इसमें निरंतर आगे बढ़ते रहें। अपनी पूरी जी जान से मेहनत में लगे रहें, पढ़ाई करते रहें। 2023 में बहुत सारी स्टेट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी आने वाली है। वैकेंसी पे डिटेल्स हम बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाले हैं। किस सेक्टर में, किस विभाग में कितनी वैकेंसी है और कौन सी वैकेंसी कब आने वाली है, बहुत जल्दी आपको इसके ऊपर वीडियो मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? ज्वार आता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा रह गया है। ज्वार में जो होगा एक बृहद ज्वार होगा और लघु ज्वार होगा। ज्वार जो होगा बृहत और लघु, ये दोनों होता है। बिना बृहत और लघु लगाए ये कंप्लीट क्वेश्चंस नहीं होगा। तो आगे देखा जाए हम लोग क्या दिया है कि ऑप्शन नंबर ए दिया है जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। तो जब सीधी रेखा में होंगे तो बृहद ज्वार होगा। इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब सीधी रेखा में होगा सूर्य और चंद्रमा तो बृहद ज्वार होगा और जब समकोण बनाएगा तब लघु ज्वार होगा।
ये ज्वार क्या होता है, अब इसको थोड़ा सा समझ लिया जाए। सागर का जो जल होता है, समुंदर का जल, समुंदर का जल, सागर का जल ऊपर की ओर उठता है, ऊपर उठता है, ऊपर उठता है। और क्या करता है ये तल की ओर आगे की बढ़ने की क्रिया करता है, मतलब आगे की तरफ बढ़ता है तट के तरफ और ऊपर की तरफ जाता है पानी। तो इसे क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। बृहद ज्वार कब होता है, जब सीधी रेखा में होते हैं सूर्य और चंद्रमा। और लघु ज्वार कब होता है, जब सूर्य और चंद्रमा समकोण में होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। ये जो सी और डी ऑप्शन है वो फर्जी ऑप्शन है, उससे हमको कोई लेना देना है नहीं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या दिया है। भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होती है। फ्रेंड, जो शीतकाल में जो वर्षा होती है दिसंबर और जनवरी के महीने में, उस पर अक्सर आप न्यूज में देखते होंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक टर्म होता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ही पश्चिमी विक्षोभ होता है। ये मिडिल ईस्ट के और आगे जाने पे भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर में जो हवाएं उठती हैं वो मिडिल ईस्ट मतलब अरब कंट्री होते हुए फिर ईरान इराक पहुंचती हैं। ईरान इराक से होते हुए अफगानिस्तान आती हैं। अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान आती हैं। पाकिस्तान से फिर इंडिया चली आती हैं। इसको थोड़ा सा एक क्रम में देख लिया जाए। ये पश्चिमी विक्षोभ जो है कहाँ से होती है, भूमध्य सागर। ये कहाँ से निकलती हैं, मिडिल ईस्ट से निकलती हैं। ईरान आती हैं, फिर इराक आती हैं, फिर अफगानिस्तान आती हैं, फिर पाकिस्तान में आ जाती हैं, उसके बाद अपने भारत में आ जाती हैं, इंडिया में। ये करती क्या है, पश्चिमी विक्षोभ जो है शीतकाल में वर्षा कराती हैं। शीतकाल में वर्षा कराती हैं। उससे हमारा फायदा क्या है, शीतकाल के वर्षा से गेहूं गेहूं का जो फसल होता है उसको फायदा होता है। गेहूं, इस समय जो गेहूं और सरसों की फसल होती है उसको फायदा होती है इस बारिश से। और आगे क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 में देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया, भारत में नागरिकता की निम्न में से कौन सी सही है। देखिए भारत में जो है कौन सी नागरिकता है ये पूछा है इसमें। तो भारत में ऑप्शन नंबर ए में दिया है राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता। देखिए दोहरी नागरिकता है नहीं, जाहिर सी बात है। अगर हम उत्तर प्रदेश के हैं तो भारत के भी नागरिक हैं और उत्तर प्रदेश के भी नागरिक हैं, ना कि दो अलग अलग नागरिकता लेते हैं। ये नागरिकता हमारी एक ही रहती है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है राज्य की एकल नागरिकता। राज्य की नागरिकता होती नहीं है। राज्य में हम लोग केवल निवास करते हैं, नागरिकता हम लोगों की भारतीय होती है। तो संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, ये सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता ये हमारे यहाँ है नहीं। ठीक है, हम लोगों की नागरिकता है जो ब्रिटेन के पैटर्न पर है, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। अब ये किस आर्टिकल में उसको देख लिया जाए। ये जो संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है ये आर्टिकल 5 से लेकर के 11 में है। 5 से लेकर के 11 में है। और ये किस में है, ये भाग 2 में है। इम्पोर्टेंट है ये आर्टिकल वाला जो है, ये इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 5 से 11 में है, भाग 2 में क्या है, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। संविधान में आर्टिकल 5 से 11 के बीच में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये पिछली बार भी हम लोग इस तरह का एक प्रश्न देखे थे और इस बार भी देख लिया जाए इसको अच्छी तरीके से कि याद हो जाए। इतनी बार हम लोग कर लें कि हम लोगों को प्रश्न याद हो जाए। अभी देखिए इसमें हम लोग पहले डी ऑप्शन से शुरू करते हैं। प्रांतीय समिति को भी देखा जाएगा, पहले डी ऑप्शन से शुरू करते हैं। तो डी ऑप्शन में राजेंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे। ये किस समिति के अध्यक्ष थे, ये नियम समिति के अध्यक्ष थे। नियम समिति के, ये नियम समिति के अध्यक्ष थे। और राजेंद्र प्रसाद किस समिति के अध्यक्ष थे, राजेंद्र प्रसाद जी हैं वो नियम समिति के बाद जो है एक संचालन समिति बनी थी। संचालन समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। हाँ, सरदार पटेल जी क्या थे, सरदार पटेल जी जो है यही प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, राज्यों के सरदार पटेल जी। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखा जाए नेहरू जी का देख लिया जाए। पंडित नेहरू जी मैक्सिमम समितियों के अध्यक्ष थे, लेकिन हम लोग सबको नहीं टच करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है उसको टच करेंगे। यहाँ पे संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे,
नेहरू जी थे। और सेकंड क्या हो जाएगा इनका, संघ संविधान समिति। नेहरू जी का संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित नेहरू जी थे, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अंबेडकर जी क्या थे, अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान में जो प्रारूप समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, हमारे शरीर में जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या होता है, ये ऑप्शन में वायुमंडलीय दाब से कम होता है। ये गलत है, वायुमंडलीय दाब से कम नहीं होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा नहीं, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी। और ब्लड प्रेशर जो है किससे नापते हैं, जो बीपी है ये ब्लड प्रेशर किससे नापते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर से। वायुमंडलीय दाब जो होता है स्फिग्नोमैनोमीटर से मापते हैं। क्या मापते हैं, ब्लड प्रेशर मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। जब ये हमारा औद्योगिक विकास की बात आती है तो औद्योगिक विकास नोएडा से पहले कानपुर में हुआ था, तो इसीलिए जो हमारा औद्योगिक विकास निगम होगा वो ए ऑप्शन कानपुर में होगा। लखनऊ क्या है, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और आगरा में क्या है, आगरा में ताजमहल और फतेहपुर सिकरी है। और नोएडा क्या है, नोएडा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश में आता है। क्वेश्चन नंबर 11 में देख लिया जाए क्या दिया है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। देखिए इसमें जो है बहुत इजी क्वेश्चन है ये दिया है केवल लोकसभा, केवल लोकसभा होगा नहीं क्योंकि हमारे पास पार्लियामेंट में 2 हाउस है, एक लोकसभा एक राज्यसभा है। तो कोई भी विधेयक के लिए दोनों में जाना चाहिए, या तो दोनों में से किसी एक में जाना चाहिए, केवल नहीं होगा, या तो लोकसभा या राज्यसभा होगा। और सर्वोच्च न्यायालय यहाँ होगा नहीं, विधेयक सर्वोच्च न्यायालय में पास होने के लिए नहीं जाता है, सर्वोच्च न्यायालय खुद ही एक्ट कानून बनाता है और कानून संसद बनाती है। तो यहाँ पे केवल राज्यसभा में ये भी नहीं होगा, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी 1900 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में। देखिए फ्रेंड थोड़ा इंडियन होम रूल सोसाइटी के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में देखते हैं। 1905 में, 1905 ये ऑप्शन सही हो जाएगा, लंदन में। 1905 में लंदन, इंग्लैंड में, लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा, लंदन में कौन थे, श्याम जी कृष्ण वर्मा, श्याम जी कृष्ण वर्मा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना करते हैं 1905 में। इसका उद्देश्य क्या था, वहाँ पर इंग्लैंड में रहकर ये अंग्रेज सरकार को बार बार आगाह करते थे कि हमें पूर्ण स्वराज्य दीजिए, हमें पूर्ण स्वराज्य दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देख लिए, इंडियन होम रूल सोसाइटी श्याम जी कृष्ण वर्मा ने बनाया था। और क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था। प्रारंभिक जो जैन साहित्य पहले की थी वो किस भाषा में लिखा गया था। देखिए यहाँ हम लोग समझते हैं, जो जैन धर्मावलंबी थे उन्होंने संस्कृत का त्याग किया था। ब्राह्मणों द्वारा जो रचित जो भाषा थी संस्कृत, उसका ये लोग विरोध करते थे, तो इन्होंने संस्कृत भाषा का त्याग किया और अपने उपदेश के लिए इन्होंने प्राकृत भाषा का चुनाव किया। अपने उपदेश के लिए उन्होंने प्राकृत भाषा का चुनाव किया। लेकिन जब बात साहित्य और धर्म ग्रंथ की लिखने आती है तो ये अर्धमागधी का चुनाव करते हैं। ये अर्धमागधी भाषा में अपने धर्म ग्रंथ और साहित्य का लिखते हैं, लेकिन ये जो उपदेश देते हैं केवल उपदेश के लिए ये लोग प्राकृत भाषा का उपयोग करते हैं। अब पाली भाषा में किसने दिया था, पाली भाषा में उपदेश किसने दिया था, गौतम बुद्ध जी ने दिया था। तो इस तरह हम लोग सभी ऑप्शन को चेक कर लिए हैं। तब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है, खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। पंचवर्षीय योजना से रेलवे ग्रुप डी के जो अभी हाल ही में एग्जाम खत्म हुए थे उसके लगभग हर शिफ्ट में पंचवर्षीय योजना आयोग से प्रश्न आया था। तो पंचवर्षीय योजना आयोग
का नाम बदल दिया गया है, अब नीति आयोग हो गया है और उसकी योजना का पैटर्न भी बदल दिया गया है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं भारत के, वह इसके अध्यक्ष होते हैं। तब हम लोग देख लिया जाए सभी यहाँ पे योजनाएं जो हैं उनको देख लिया जाए। जो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को चेक कर लिया जाए। तो यहाँ पर जो खादी ग्राम उद्योग आयोग होगा, पहले इसको देखा जाए ये किस योजना में आता था, तो ये हो जाएगा दूसरी योजना में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि दूसरी योजना में क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या विकास का कार्य हुआ था। ये कब हुआ था? 1956 में। 1956 से ये शुरू हुआ था। ठीक है, दूसरी योजना जो है 1956 से शुरू हुआ था। और ये जो खादी ग्राम उद्योग आयोग है, इसका हेड ऑफिस कहाँ था? इसका हेड ऑफिस जो था ये मुंबई में था। थोड़ा इसके बारे में पहले देख लिया जाए। और इसका काम क्या था? इसका काम था गांव में खादी का जो है, गांव में खादी का विकास करना, खादी का विकास करना और खादी का विकास करना और उसके संबंधित उद्योग को स्थापित करना। और खादी के विकास के लिए और ग्राम उद्योग के लिए, ग्राम में कौन सा उद्योग लगाया जाता है उसके विकास के लिए योजना बनाने का काम किसका था? वो खादी ग्राम उद्योग आयोग का था। उसके बाद हम लोग देते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या काम हुए। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी, इसमें भारी उद्योग और खनिज से संबंधित उद्योग जो है उसको लगाने का काम हुआ। मतलब इसमें स्टील प्लांट और रेलवे के कारखाने वगैरह किसमें खुले? वो दूसरी योजना में खुले, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। दूसरी पंचवर्षीय योजना में एक और बहुत मतलब इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है, दूसरी योजना किस मॉडल पर आधारित थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये किस मॉडल पर आधारित थी? ये पीसी महालनोबिस एक अर्थशास्त्री थे, उन्हीं के नाम पर है ये, पीसी महालनोबिस पर आधारित थी। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना हमारा सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, वो खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं तीसरे प्रथम योजना पे आ जाते हैं। ये जो है प्रथम योजना, क्योंकि प्रथम योजना से शुरू हुआ था पंचवर्षीय योजना। 1951 किसकी देन थी? ये पंडित नेहरू जी की देन थी। पंडित नेहरू जी ने जब देखा भारत आज़ाद होने के बाद कि भारत के विकास के लिए हमको फास्ट ट्रैक में काम करना रहेगा, तो उन्होंने पंचवर्षीय योजना, और इस पैटर्न को कहाँ से इन्होंने लिया था? इन्होंने लिया था इसको रसिया से, रूस से, जो कि अभी यूक्रेन से लड़ाई कर रहा है। इस रूस से ही पंचवर्षीय योजना को लिया था। तो उस समय के प्रधानमंत्री ने यह पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। हर योजना में एक एक विकास लक्ष्य को तय किया गया था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच में हुआ था। और ये किस मॉडल पर था? ये हेराड डोमर मॉडल पर आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराड डोमर मॉडल पर आधारित था और दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कृषि, क्योंकि उस समय भारत गरीब था और अनाज की आपूर्ति भारत को नहीं हो पा रही थी, अनाज बाहर से लेना पड़ता था। तो इसीलिए पहला जो योजना रखा गया था कृषि पर, कि कृषि का विकास किया जाए। कृषि के लिए पानी की आवश्यकता थी, तो कृषि और सिंचाई पे इस पे काम किया गया। तो इसी क्रम में क्या हुआ कि नदी परियोजनाएं शुरू की गई। नदी परियोजनाएं में कौन कौन सी परियोजना प्रथम योजना में थी? भाखड़ा नांगल परियोजना नदी परियोजना थी। दामोदर घाटी, जो कि पश्चिम बंगाल और झारखंड में है, दामोदर घाटी नदी योजना थी। और हीराकुड बांध योजना थी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पंचवर्षीय योजना के। तो पहली पंचवर्षीय योजना हम लोग देख लिए, दूसरी योजना देख लिए। अब हम लोग आते हैं तीसरी योजना पर। तो तीसरी योजना जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, अब इसको देख लिया जाए हम लोग। तीसरी योजना में कौन कौन सा काम हुआ? फ्रंट की स्थापना हुई थी भारत में, और इस क्रम में राउरकेला जो कि उड़ीसा में है, इस स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी। भिलाई छत्तीसगढ़, तीसरी योजना में भी भारी उद्योग पे ध्यान दिया गया था। और भिलाई छत्तीसगढ़ और
दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी। और क्या हुई थी, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो रेलवे की है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना हुई थी तीसरी योजना में। तो अब आगे हम लोग देखा जाए चौथी योजना में क्या क्या हुआ था। चौथी योजना कब हुई थी, ये 1969 से चौथी योजना जो है 1969 से 1974 में हुई थी। 1969 में क्या क्या हुआ था, 1969 चौथी योजना भी बहुत मुख्य है। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। जो 14 प्राइवेट बैंक थे वो सरकारी हो गए, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो क्या है, चौथी योजना में 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी है। देखिए, किलोमीटर के हिसाब से देखा जाए लंबी नदी तो वो नील नदी है, नील नदी। लेकिन अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन है। इसके बारे में थोड़ा समझ लिया जाए। अमेजन जो है विश्व की सबसे विशाल और नील नदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है। लेकिन क्षेत्रफल और बहाव के कारण, अमेजन क्या है, अमेजन सबसे बड़ी नदी है। अमेजन नदी कहाँ से निकलती है, अमेजन नदी जो है एंडीज पर्वत से निकलती है, एंडीज पर्वत से निकलती है। और ये कहाँ जाके गिर जाती है, अटलांटिक महासागर। अमेजन नदी एंडीज पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर में जाके गिर जाती है। तो इसी के साथ आज हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।